जिस क्षण हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं ना, हिमालय पर्वत की ऊंचाई कुछ मिलीमीटर और बढ़ चुकी है। मतलब हम जिस जमीन पर चलते हैं वो हमें बहुत ठोस, शांत और एकदम स्थिर लगती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास के पहाड़ और घाटियां हमेशा से ऐसे ही थे। हाँ, और हजारों साल तक ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर हम समय के पैमाने को थोड़ा बड़ा कर दें, तो सच्चाई बहुत ही हैरान करने वाली है। बाहर से शांत दिखने वाली हमारी पृथ्वी अब असल में एक सक्रिय युद्ध का मैदान है। सही कहा। यहाँ कुछ ताकतें लगातार पहाड़ों का निर्माण कर रही हैं, तो कुछ ताकतें उन्हें उसी वक्त मिटाने में लगी हैं। ये एक बहुत ही सटीक चित्रण है। हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक पल के लिए भी स्थिर नहीं है। देखिए, यह एक ऐसा मंच है जहां पृथ्वी के भीतर की उबलती हुई ऊर्जा और बाहर के मौसमी बदलावों के बीच एक अंतहीन संघर्ष चल रहा है। अच्छा। और इन्हीं बलों के टकराव से ही वे सारी आकृतियां बनती हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो आसमान छूते पहाड़ हों या फिर मीलों तक फैले समतल मैदान। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा उद्देश्य पृथ्वी की इन जटिल भू आकृतिक प्रक्रियाओं को, जिन्हें जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, उन्हें डिकोड करना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का धरातल हमेशा असमान क्यों रहता है। मतलब, एक तरफ विशाल पहाड़ क्यों खड़े हैं और दूसरी तरफ गहरी खाइयां क्यों हैं। तो शुरुआत उस ताकत से करते हैं जो नई आकृतियां गढ़ने का काम करती है। हाँ, जो निर्माणकारी बल है। राइट। अगर कोई चीज जमीन को ऊपर धकेल रही है, तो जाहिर है इसके पीछे कोई बहुत विशाल ऊर्जा काम कर रही होगी। मैं सोच रहा था कि ये ऊर्जा वास्तव में आ कहां से रही है। के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय की भीषण ऊष्मा आज भी पृथ्वी के क्रोड या कोर में कैद है। मतलब एक तरह से बची हुई गर्मी। एग्जैक्टली। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, जिससे अंदर की परतों में एक भारी घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पृथ्वी की गहराई में मौजूद रेडियोधर्मी तत्वों का लगातार टूटना। रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम वगैरह? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह की धीमी परमाणु प्रतिक्रिया है जो लगातार अकल्पनीय मात्रा में गर्मी पैदा कर रही है। अरे वाह, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी एक बहुत विशाल और पूरी तरह से सील किया हुआ प्रेशर कुकर है। मतलब अंदर एक उबलता हुआ रेडियोधर्मी सूप है जो बाहर निकलने के लिए बेताब है, और हमारी जमीन बस उस कुकर का ढक्कन है। ये उपमा एकदम सही बैठती है। ये आंतरिक गर्मी पृथ्वी के भीतर संवहन धाराएं या लहरें पैदा करती है। अब चूंकि पृथ्वी का वह ढक्कन यानी हमारी क्रस्ट हर जगह एक जैसी मोटाई या मजबूती की नहीं है। हाँ, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं समंदर। सही बात है। इसलिए अंदर का दबाव सतह पर हर जगह एक जैसा असर नहीं डालता। जहां ये कमजोर होती है या जहां अंदर की लहरें जमीन को एक साथ धकेलती हैं, वहां की जमीन मुड़ने लगती है। इन अंदरूनी ताकतों को ही हम अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो मतलब यही बल उस पूरी प्रक्रिया को जन्म देते हैं जिसे भूविज्ञान में पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये पटल विरूपण वास्तव में काम कैसे करता है? मतलब क्या जमीन रातों रात ऊपर उठ जाती है, या ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है? ये इतनी धीमी प्रक्रिया है कि इंसान अपने जीवन काल में इसे शायद ही महसूस कर पाए। मैं समझाती हूँ। कल्पना कीजिए कि एक बहुत मोटे और भारी कालीन को दोनों सिरों से बीच की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा, तो वो बीच से उठने लगेगा? अंदरूनी दबाव के कारण जमीन के 2 बड़े हिस्से एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, तो क्रस्ट मुड़ जाती है। उसमें बड़े बड़े वलन या मोड़ पड़ जाते हैं। अच्छा, इसी मुड़ने की प्रक्रिया से पहाड़ बनते हैं? हाँ, इसी से दुनिया की सबसे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। इसे ओरोजेनी या पर्वत निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सारे पहाड़ असल में जमीन की सिलवटें हैं जो इस भारी दबाव के कारण ऊपर उठ गई हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन अगर वो एक प्रेशर कुकर है, तो कभी-कभी ये प्रेशर कुकर फट भी तो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ज्वालामुखी
या वोल्केनिज्म की भूमिका आती है। ओहो, मतलब जब सिलवटें नहीं बन पाती। एग्जैक्टली जब अंदर का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो जमीन की सिलवटें बनाने के बजाय उसे सीधा फाड़ देता है, तो पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर बहने लगता है। इस तरह पृथ्वी की अंदरूनी ताकतें एक कारखाने की भारी मशीनरी की तरह काम करती हैं, जो लगातार जमीन को ऊपर उठा रही हैं और नया निर्माण कर रही हैं। समझ गया। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक विरोधाभास आ रहा है। अगर ये कारखाने की मशीनरी पिछले अरबों सालों से पहाड़ों का निर्माण कर रही है, तो अब तक तो पूरी पृथ्वी को नुकीले पहाड़ों से भर जाना चाहिए था। हाँ, ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब हर जगह बस पहाड़ी पहाड़ होने चाहिए तो थे। ऐसा नहीं है। अगर आंतरिक ताकतें लगातार निर्माण कर रही हैं, तो इन पहाड़ों को वापस जमीन में कौन मिला रहा है? पृथ्वी सपाट क्यों नहीं हो गई, या फिर पूरी तरह से कांटों जैसी उबड़ खाबड़ क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब उस युद्ध के दूसरे हिस्से में है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। जैसे ही कारखाने की मशीनरी कोई नया पहाड़ या जमीन का हिस्सा ऊपर उठाती है, प्रकृति का गुणवत्ता नियंत्रण विभाग मतलब क्वालिटी कंट्रोल, हाँ, जिसे हम बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, वो उसे घिसने के लिए सक्रिय हो जाता है। देखिए, प्रकृति को हमेशा संतुलन पसंद है। वो हर उभरी हुई चीज को समतल करना चाहती है। मतलब ये एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है। बिल्कुल। एक तरफ अंदरूनी बल सतह को उभारते हैं और दूसरी तरफ बाहरी बल उसे घिसते हैं। इन दोनों के बीच के इस अंतहीन संघर्ष को तल संतुलन या ग्रेडेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये जो प्रकृति का रेगमाल या सैंडपेपर है, जो सतह को घिसने का काम कर रहा है, ये काम कैसे करता है? हम जानते हैं कि सूरज की गर्मी और गुरुत्वाकर्षण इसके मुख्य संचालक हैं, लेकिन धूप या हवा किसी ठोस चट्टान को कैसे नष्ट कर सकती है? इसे समझने के लिए हमें अपक्षय यानी वेदरिंग की प्रक्रिया को देखना होगा, जो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत विनाशकारी होती है। एक रेगिस्तान की कल्पना कीजिए। ठीक है। दिन के समय तेज धूप के कारण वहां का तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे चट्टानों की बाहरी परत गर्म होकर फैलती है। रात होते ही तापमान तेजी से गिरता है और वो परत सिकुड़ जाती है। यानी चट्टान रोजाना फैल और सिकुड़ रही है, थर्मल एक्सपेंशन की तरह। एग्जैक्टली। और जब ये फैलाव और सिकुड़न हजारों सालों तक रोजाना होता है, तो चट्टान की बाहरी परत कमजोर पड़कर किसी प्याज के छिलके की तरह उखड़ने लगती है। अरे वाह! ये तो एक यांत्रिक या मैकेनिकल तरीका हुआ। इसके अलावा रासायनिक अपक्षय भी होता है। रासायनिक? वो कैसे? जब बारिश का पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, तो वो एक हल्का एसिड बन जाता है। ये एसिड वाला पानी जब चूना पत्थर जैसी चट्टानों पर गिरता है, तो वो उन्हें सचमुच गला देता है। अच्छा, तो इस तरह ठोस चट्टानें अपनी ही जगह पर टूटकर या गलकर मलबे में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही। पर ये तो बात हुई चट्टान की अपनी जगह पर कमजोर पड़ने की, लेकिन वो मलबा वहां से हटता कैसे है? मतलब अगर वो वहीं पड़ा रहेगा तो पहाड़ तो कभी घिसेगा ही नहीं। यहीं पर अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकृति के पास इस मलबे को ढोने के लिए कई गाड़ियां हैं, जैसे बहता हुआ पानी, तेज हवा और हिमानी यानी ग्लेशियर्स। अच्छा। जब एक नदी किसी पहाड़ से तेज गति से नीचे उतरती है, तो वो सिर्फ पानी नहीं होती, वो अपने साथ हजारों टन कंकड़ और पत्थर लेकर चलती है, जो नदी के तल को लगातार खुरचते रहते हैं, जैसे एक लिक्विड सैंडपेपर हो। बिल्कुल। और ग्लेशियर्स के बारे में क्या? वे तो बस बर्फ के जमे हुए टुकड़े होते हैं, वे कैसे किसी पहाड़ को काट सकते हैं? हाँ, ग्लेशियर्स साधारण बर्फ नहीं है, वे बर्फ की विशाल नदियां हैं जिनका वजन लाखों टन होता है। जब एक ग्लेशियर पहाड़ के ढलान से नीचे खिसकता है, तो उसके निचले हिस्से में चट्टानें और पत्थर जमे होते हैं। ओहो, मतलब वो पत्थर बर्फ में फंसे होते हैं। हाँ, और ये पत्थर एक विशाल आरी या रेती की तरह काम करते हैं, जो पहाड़ के सीने को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। यानी हवा, पानी और बर्फ सिर्फ विनाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक मूर्तिकार की तरह परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। बिल्कुल, वो स्कल्प्टर्स हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये सारा मलबा जो उन्होंने काटा है, वो जाता कहाँ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब कुछ ढलान से नीचे की ओर यात्रा करता है। देखिए, जब नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो उसकी गति धीमी हो जाती है। हाँ, क्योंकि ढलान कम हो जाती है। सही कहा। अब उसके पास इतना बल नहीं होता कि वो उस भारी मलबे को आगे ढो सके, इसलिए वह उस मलबे, मिट्टी और गाद को वहीं जमा करने लगती है। इस जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण या डिपोजिशन कहते हैं। अच्छा, तो यहीं से मैदान बनते हैं। एग्जैक्टली।
और मजे की बात यह है कि इसी निक्षेपण से दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान बनते हैं, जहां आज हमारी सभ्यताएं बसती हैं, जैसे गंगा का मैदान। ये तो एक बहुत ही खूबसूरत चक्र है। मतलब अंदर की गर्मी पहाड़ बनाती है, मौसम उसे तोड़ता है, नदियां उसे बहाती हैं और अंत में हमारे लिए उपजाऊ मैदान बिछा देती हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने बात की कि हवा और पानी मलबे को ढोते हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण अपने आप में बिना हवा या पानी की मदद के पहाड़ों को तोड़ सकता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो यही है। यहीं पर भू आकृति विज्ञान का सबसे नाटकीय पहलू सामने आता है। जब तक चट्टानें अपनी जगह पर मजबूती से टिकी हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य और अथक शक्ति है जो हर पल हर चीज को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। जब अपक्षय के कारण चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और किसी ढलान पर उस मलबे का वजन उसे रोके रखने वाले घर्षण से या फ्रिक्शन से अधिक हो जाता है, तो वो गिर जाता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण पल भर में हावी हो जाता है। इसे ही हम वृहत क्षरण या मास मूवमेंट कहते हैं ना जी, जिसके सबसे डरावने उदाहरण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स होते हैं। बिल्कुल। अपक्षय या अपर्दन की प्रक्रियाएं हजारों साल लेती हैं, लेकिन भूस्खलन बस कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक है ना? इस अंतर को समझने के लिए हम दो बहुत ही अलग तरह के पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना कर सकते हैं। एक तरफ हमारे पास उत्तर में हिमालय है और दूसरी तरफ दक्षिण में पश्चिमी घाट। हाँ, दोनों बहुत अलग हैं। हिमालय की बात करें तो ये भूगर्भीय रूप से एक बहुत ही युवा और बेचैन पर्वत श्रृंखला है। इसके नीचे की विवर्तनिक प्लेटें आज भी एक दूसरे से टकरा रही हैं, जिससे पहाड़ लगातार ऊपर उठ रहा है। क्योंकि अभी भी बन रहा है, इसलिए इसकी चट्टानें बहुत ही अव्यवस्थित होंगी। बस यही कारण है। हिमालय की चट्टानें कमजोर हैं, वे कई अलग अलग परतों और ढीले मलबे से बनी हैं। ऊपर से ढलान भी बहुत तीखे हैं, इसलिए वहां की जमीन का खिसकना या भूस्खलन होना एक बहुत ही आम बात है। थोड़ा सा भी भूकंप या बारिश उस ढीले मलबे को नीचे गिराने के लिए काफी होती है। समझ गया। लेकिन पश्चिमी घाट की कहानी तो बिल्कुल अलग है। वे पहाड़ तो बहुत प्राचीन हैं। वे कठोर बेसॉल्ट चट्टानों से बने हैं और वहां धरती के नीचे कोई प्लेटों का टकराव भी नहीं हो रहा है। हाँ, वो टेक्टोनिकली स्थिर हैं। फिर वहां इतने भयंकर भूस्खलन क्यों होते हैं? अगर चट्टान इतनी कठोर है तो उसे अपनी जगह पर टिके रहना चाहिए। देखिए, कठोर चट्टान होने के बावजूद पश्चिमी घाट की भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि वहां के ढलान एकदम सीधी दीवार की तरह खड़े हैं। अच्छा, स्टीप स्लोप्स। बिल्कुल। इसके अलावा वहां तापमान में तेज बदलाव चट्टानों में दरारें पैदा कर देता है। और सबसे बड़ा कारण है वहां की बारिश। मॉनसून के दौरान वहां बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश होती है। तो क्या वो बारिश का पानी उन दरारों में भर जाता है? पानी सिर्फ दरारों में नहीं भरता, बल्कि वो एक चिकनाई या लुब्रिकेंट का काम करता है। वो मिट्टी के कणों के बीच घुसकर उनके घर्षण को खत्म कर देता है। ओह, मतलब जो चीज उन्हें पकड़ कर रखी थी वो फिसलने लगती है। एग्जैक्टली। चट्टान और मलबे को रोककर रखने वाली जो पकड़ थी, वो पानी के कारण कमजोर पड़ जाती है। और जैसे ही पकड़ कमजोर होती है, गुरुत्वाकर्षण उस पूरे पहाड़ के हिस्से को एक साथ नीचे खींच लेता है। इसी वजह से एक शांत दिखने वाला कठोर पहाड़ भी अचानक खिसक कर तबाही मचा सकता है। तो आखिर इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे विज्ञान को एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो पहाड़ों का बनना, चट्टानों का टूटना, गुरुत्वाकर्षण का खेल, ये सब हमारे रोजमर्रा की जीवन और मानव सभ्यता को कैसे प्रभावित करता है? सच तो ये है कि इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बिना हमारी आधुनिक दुनिया का अस्तित्व ही संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे उद्योगों को ही ले लीजिए। हम जो गाड़ियां चलाते हैं, जो इमारतें बनाते हैं, उनमें लगने वाला लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम कहाँ से आता है? जाहिर है हम उन्हें खदानों से निकालते हैं। लेकिन खदानों में वे खनिज इतने सघन रूप में, इतने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आए कहाँ से? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं बताती हूँ। जब किसी चट्टान का रासायनिक अपक्षय होता है तो बारिश का पानी और कमजोर एसिड उस चट्टान के अनुपयोगी पदार्थों को अपने साथ घोलकर बहा ले जाते हैं। लेकिन लोहा और एल्यूमिनियम जैसे भारी खनिज आसानी से नहीं घुलते। अच्छा, तो वो वहीं रह जाते हैं। हाँ, वे वहीं पीछे छूट जाते हैं। प्रकृति लाखों सालों तक इस छटाई का काम करती है। अगर प्रकृति ने इस तरह खनिजों को छानकर एक जगह केंद्रित नहीं किया होता तो इंसानों के लिए पूरे पहाड़ को खोदकर थोड़ा सा लोहा निकालना कभी भी आर्थिक रूप से संभव ही नहीं होता। अरे वाह! मतलब प्रकृति ने हमारे लिए खनन का आधा काम पहले ही कर दिया है। ये सोचने का एक बहुत ही अद्भुत नजरिया है। यानी प्रकृति अपना रेगमाल चलाकर हमारे लिए खनिज इकट्ठा कर रही है
और शायद यही रेगमाल हमारे लिए भोजन का भी इंतजाम कर रहा है। मिट्टी का निर्माण भी तो इसी चट्टान के टूटने से जुड़ा है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर हम मिट्टी को सिर्फ बेजान धूल या गंदगी समझ लेते हैं, लेकिन असल में मिट्टी चट्टान, हवा, पानी और जीवन के बीच की सबसे जटिल कड़ी है। ये एक पूरी तरह से जीवंत माध्यम है। तो फिर ये बेजान चट्टान एक जीवंत मिट्टी में कैसे बदलती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? इसे एक बहुत धीमी गति से पकने वाली डिश की तरह समझिए। अच्छा, कुकिंग एनोलॉजी। हाँ, सबसे पहले आपको मुख्य सामग्री चाहिए, यानी मूल चट्टान या पेरेंट रॉक। मूल चट्टान टूटेगी तो वो तय करेगी कि मिट्टी में कौन से खनिज होंगे। इसके बाद आता है जलवायु का अवन। मतलब बारिश और तापमान? बिल्कुल, बारिश और तापमान ये तय करते हैं कि चट्टान कितनी तेजी से रासायनिक रूप से टूटेगी। फिर है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, या कहें तो पैन का आकार। अगर ढलान तेज है तो मलबा बह जाएगा और मिट्टी की परत पतली होगी। और अगर जमीन समतल है तो मिट्टी गहरी और मोटी होगी। एकदम सही। लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ खनिजों का चूरा है। इसमें जान कहाँ से आती है? जान लाते हैं इसके बायोलॉजिकल वर्कर्स या जैविक कारक। जैसे ही चट्टान की बारीक परत बनती है, उस पर लाइकेन और काई उगने लगती है। वे जब मरते हैं तो अपना जैविक पदार्थ उसमें मिलाते हैं। फिर केंचुए, दीमक और अन्य जीव आते हैं। वे इस चूरे को ऊपर नीचे करते हैं, उसमें सुरंगें बनाते हैं ताकि हवा और पानी अंदर जा सके। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन खींचकर उसे जड़ों तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं? हाँ, ये जीव मृत पत्तियों और जानवरों के अवशेषों को सड़ाकर ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी को स्पंज की तरह पानी सोखने लायक बनाता है। ये तो एक पूरा सूक्ष्म शहर है जो इस जमीन के नीचे काम कर रहा है। लेकिन इस पूरी डिश को पकने में कितना समय लगता है? समय ही इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और अदृश्य कारक है। कुछ सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी की परत बनने में सैकड़ों से लेकर हजारों साल तक का समय लग जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस एक बारिश के बाद तैयार हो जाए। और यहीं आकर चिंता शुरू होती है। प्रकृति जिस संतुलन को बनाने में हजारों साल ले रही है, इंसान उसे अपने फायदे के लिए बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, इंसान आज के परिदृश्य में एक बहुत बड़ी विध्वंसकारी शक्ति बन चुका है। हम प्राकृतिक ढलानों को काटकर चौड़ी सड़कें और सुरंगें बना रहे हैं। और जंगलों की कटाई भी तो कर रहे हैं। हाँ, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को एक जाल की तरह जकड़ कर रखती थीं, उन्हें हम खत्म कर रहे हैं। जब हम इन प्राकृतिक अवरोधों को हटा देते हैं तो हम वास्तव में अपक्षय और अपरदन की गति को सैकड़ों गुना बढ़ा देते हैं। जो भूस्खलन पहले एक प्राकृतिक और दुर्लभ घटना थी, वो अब हमारे कमजोर किए गए पहाड़ों के कारण एक रोजमर्रा की आपदा बन गई है। दुखद है, लेकिन यही सच है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी कोई ठंडी निर्जीव चट्टान नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली कार्यशाला है। पृथ्वी के अंदर की गहरी रेडियोधर्मी गर्मी जमीन को ऊपर धकेलकर पहाड़ों का निर्माण करती है, जिसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। राइट। और बाहर के कारक, हवा, पानी, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण का रेगमल, उन्हें तराशते हैं, तोड़ते हैं और उनकी धूल से उपजाऊ मैदान और जीवन देने वाली मिट्टी बनाते हैं। आंतरिक और बाहरी ताकतों के बीच का ये अद्भुत और नाजुक संतुलन ही हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाता है। ये संतुलन बहुत ही बारीकी से काम करता है और ये समझना जरूरी है कि ये काम आज भी हमारे पैरों के नीचे और हमारे आसपास लगातार चल रहा है। बिल्कुल, और इसी बात से जुड़ा एक अंतिम विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। आज के युग में हम इंसान खदानों, विशाल बांधों और आधुनिक कृषि के माध्यम से दुनिया की सभी नदियों और हवाओं के सामूहिक बल से भी ज्यादा मिट्टी और चट्टानें हर साल एक जगह से दूसरी जगह खिसका रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? प्रकृति ने लाखों सालों से अपना एक धीमा और सधा हुआ संतुलन बनाया हुआ है, लेकिन अब इंसान द्वारा किए जा रहे इस अचानक और विशाल बदलाव के कारण, जहां हम खुद सबसे बड़े बहिर्जनित बल बन गए हैं, हमारी पृथ्वी के भू आकृतिक भविष्य का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बदलते परिदृश्य को देखकर खुद से जरूर पूछना चाहिए।